जेनेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ आप उसको एज सच नोट करो, और बाकी फिर जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, उसको हम साथ के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। और जो भी और जो चीज़ें हैं वो तो आप साथ के साथ उनको नोट करोगे। सो जेनेटिक्स में पहला आ जाएगा टर्म जेनेटिक्स, given by William Bateson, father of modern genetics. Genetics deals with heredity and variation. Now some terms. Number one, heredity, offspring, siblings, clone, and variations. Term genetics given by William Bateson, father of modern genetics, and deals with heredity and variations. तो पहले हेरिडिटी पर आते हैं। आप सबने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। हेरिडिटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Therefore, offsprings are usually biparental. Number third, siblings. Offspring belonging to same parents. मतलब brothers, sisters. Clone. Organism developed from single parent by asexual reproduction. So clone is monoparental. Offspring biparental, clone monoparental. Variations, that is differences. Differences among individuals belonging to same species. Differences among siblings. Differences between parents and offspring. एक बार दोबारा से इन्हीं टर्म्स को ले लेते हैं। हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring. What is offspring? Product of sexual reproduction. Therefore, offspring is usually biparental. Siblings, offspring belonging to same parents. Brothers, sisters. Clone, organism from single parent by asexual reproduction. So, clone is monoparental, offspring biparental, offspring product of sexual reproduction, and clone product of asexual reproduction. Variation, differences among individuals belonging to same species, among
ऑफस्प्रिंग्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। सो इतना पार्ट पहले फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला लिखो, नंबर 1 हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नंबर 2, ऑफस्प्रिंग्स प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रैकेट में बाय पेरेंटल, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रैकेट में आ जाएगा बाय पेरेंटल। आगे लिखो सिबलिंग्स, सिबलिंग्स ऑफस्प्रिंग्स बिलोंगिंग टू सेम पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स बिलोंगिंग टू सेम पेरेंट्स, ब्रैकेट में ब्रदर्स सिस्टर्स। नेक्स्ट टर्म क्लोन, organisms from single parent by asexual reproduction, offspring from single parent by asexual reproduction, ब्रैकेट में monoparental, monoparental। next term variations, differences among individuals of same species, comma, among offsprings, comma, between parents and their offsprings, parents and their offsprings। अगला पार्ट लिखो, अगला हेडिंग, प्री मेंडल वर्क ऑन हाइब्रिडाइजेशन, प्री मेंडल वर्क on hybridization, performed by number 1 Carl Reuter, second John Goss, third Norden। Carl Reuter, John Goss and Norden। एक बार इस पर आते हैं। मेंडल का वर्क हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है, लेकिन मेंडल से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर काम कर चुके थे, और इन साइंटिस्ट में से हम इन 3 साइंटिस्ट के वर्क को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं कार्ल र्यूटर पर। कार्ल र्यूटर का वर्क टोबैको प्लांट के ऊपर था, एंड कार्ल र्यूटर ने इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड को डेवलप किया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। एंड जॉन गॉस पे आते हैं। जॉन गॉस का वर्क पी प्लांट के ऊपर था, और इनके वर्क में और मेंडल के वर्क में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जॉन गॉस ने येलो सीडेड पी प्लांट को ग्रीन सीडेड पी प्लांट के साथ क्रॉस किया। F1 के सारे प्लांट्स येलो सीडेड थे, F1 के सारे प्लांट्स पर येलो सीडेड।
F2 generation में some plants were yellow seeded and some were green seeded. ये बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट है जो हम आगे जाके मेंडल का भी स्टडी करते हैं. सो जॉन गॉस का वर्क पी प्लांट के ऊपर, एंड जॉन गॉस ने येलो सीडेड को ग्रीन सीडेड पी प्लांट को हाइब्रिडाइज किया. उनको F1 जनरेशन कैसा मिला? येलो सीडेड. F2 जनरेशन में some plants were yellow seeded and some plants were green seeded. नॉर्डन पे आते हैं. नॉर्डन का वर्क पी प्लांट के ऊपर था एंड इनका वर्क भी पी प्लांट के ऊपर है. तो नॉर्डन के वर्क को समझने के लिए हम मेंडल के बेसिक क्रॉस को लेते हैं. ये बेसिक क्रॉस पूरा डिटेल में हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे. आपने स्टडी किया हुआ है कि टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किया गया था और इसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी एंड ड्वार्फ वाले का स्मॉल टी. और जो F1 है उसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी. सारा F1 कैसा मिला था उनको? टॉल. एंड फिर सेल्फिंग के बाद जो F2 जनरेशन था उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. दैट इज ये वाले जो थे वो टॉल और ये वाला जो था वो ड्वार्फ. मेंडल का बेसिक क्रॉस है. आपने इसको स्टडी किया हुआ है. हम इसको डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे. अब हम थोड़ा सा इसको यूज कर रहे हैं एक चीज को समझने के लिए. तो टॉल पी प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट, F1 कैसा मिला था उनको? टॉल मिला था. एंड F2 जनरेशन में कुछ प्लांट कैसे मिले थे उनको? टॉल. और कुछ प्लांट उनको कैसे मिले थे? ड्वार्फ. नॉर्डन के अकॉर्डिंगली ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. अकॉर्डिंग टू नॉर्डन, F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ पर इस वाले पेरेंट का टॉल का कैपिटल टी आ गया, इस पेरेंट के ड्वार्फनेस का स्मॉल टी आ गया. लेकिन F1 में एक पेरेंट के कैरेक्टर्स हिडन रहते हैं. इस वाले F1 में कौन सा पेरेंटल कैरेक्टर हिडन रह गया? ड्वार्फनेस वाला. कौन सा पेयर हुआ? टॉलनेस वाला. एंड जो कैरेक्टर हिडन रह गया, कौन सा वाला? ड्वार्फनेस वाला, वो आगे आने वाली जनरेशन में अपेयर होता है. तो ड्वार्फनेस कहाँ अपेयर हो गया? F2 जनरेशन में. सो नॉर्डन का ये वर्क था कि नॉर्डन ने इस चीज को फाइंड आउट किया कि F1 में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक पेरेंट का कैरेक्टर हिडन रहता है एंड ये हिडन कैरेक्टर आगे आने वाली जनरेशन में अपेयर होता है. एक बार दोबारा से तीनों साइंटिस्ट के वर्क को ले लेते हैं. हमने पढ़ा कॉलर्यूटर. सो कॉलर्यूटर वर्कड ऑन विच प्लांट? टोबैको. एंड he developed interspecific hybrid. जॉन गॉस का वर्क पी प्लांट के ऊपर, एंड जॉन गॉस हाइब्रिडाइज्ड येलो सीडेड एंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट. F1 कैसा था? येलो सीडेड. F2 जनरेशन के सम प्लांट्स वर येलो सीडेड, सम वर ग्रीन सीडेड. नॉर्डन का वर्क किस प्लांट पे था? पी प्लांट के ऊपर. एंड नॉर्डन ने एक चीज को फाइंड आउट किया कि हाइब्रिड कैरी कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, बट कैरेक्टर ऑफ वन पेरेंट रिमेन हिडन एंड दिस हिडन कैरेक्टर अपीयर्स इन नेक्स्ट जनरेशन. तो एक एक करके इसको लिख लेते हैं. सो सबसे पहला लिखो नंबर 1 कॉलर्यूटर. कॉलर्यूटर के आगे लिखो वर्कड ऑन टोबैको. सर्कल करो टोबैको. worked on tobacco. He developed interspecific hybrid. Circle interspecific hybrid. Developed interspecific hybrid. अगला कंट्रीब्यूटर आगे लिखो जॉन गॉस.
आगे वर्कड ऑन पी प्लांट, पी को सर्कल करो, वर्कड ऑन पी प्लांट, हाइब्रिडाइज्ड येलो सीडेड एंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट्स, hybridized yellow seeded and green seeded pea plants. F1 were yellow seeded, F1 were yellow seeded. In F2 generation, comma, some were yellow and some were green seeded. In F1, some were yellow and some were green seeded. Next contributor, Norden. Norden के आगे लिखो, worked on pea plant, worked on pea plant. He reported that hybrid carry characters of both the parents. Hybrid carry characters of both the parents, but character of one parent remains hidden. Character of one parent remains hidden, and this hidden character appears in next generation. Appears in next generation. So यहाँ पे प्री मेंडल वर्क ओवर है, आगे मेंडल के वर्क पर आते हैं. आगे हेडिंग देखो, मेंडल 1822 to 1884. Mendel, father of genetics. Father of genetics. Mendel is Austrian monk. Important question है, आया हुआ आपको. Mendel, Austrian monk. ठीक है तारे, एक बार यहाँ पे हम मेंडल का हिस्ट्री को लेकर कुछ एक पॉइंट्स को स्टडी करते हैं. सो सबसे पहले आते हैं मेंडल का वर्क. मेंडल का जो बर्थ है वो एक फार्मर की फैमिली में हुआ, एंड मेंडल ने 21 इयर्स की एज में अपने एरिया की एक मॉनेस्ट्री को ज्वाइन किया, एंड 1851 में मेंडल हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए, जहां पर उन्होंने फिजिक्स, मैथ्स एंड बॉटनी को स्टडी किया. 1854 में मेंडल अपनी मॉनेस्ट्री वापस आए और एज टीचर उन्होंने मॉनेस्ट्री में काम किया. 2 साल के बाद, दैट इज 1856 में मेंडल ने उनकी मॉनेस्ट्री में जो पी प्लांट अंडर कल्टीवेशन थे उनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना स्टार्ट किया. मेंडल ने 7 इयर्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया. 1856 में उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया, एंड 1863 में उनका हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ओवर हुए. सो मेंडल वर्कड ऑन hybridization for 7 years and duration was 1856
to 1863 मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ पी वेराइटीज पर काम किया। 7 पेयर्स मतलब 14 वेराइटीज। अगर एक वेराइटी टॉल था तो दूसरा ड्वार्फ था। अगर एक वेराइटी में राउंड सीड्स थे तो दूसरी वेराइटी में रिंकल्ड सीड्स थे। सो या तो 7 पेयर्स हम बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं 14 वेराइटीज। एंड मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स। वो अलग बात है कि हर कैरेक्टर में उन्होंने दो कंट्रास्टिंग चीजों को स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैरेक्टर वॉज हाइट। हाइट का सम प्लांट्स वर टॉल एंड सम प्लांट्स वर ड्वार्फ। तो कैरेक्टर क्या है? हाइट। ठीक है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, दे आर 2 फॉर्म्स। तो कंट्रास्टिंग जिसको आप बोलते हो, तो कई बार हम बोलते हैं 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, लेकिन एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स का नंबर है वो कितना है? 7 कैरेक्टर्स। हम आगे पूरा टेबल जो है उसको स्टडी करेंगे। 1865 मेंडल ने अपने काम को पब्लिश कर दिया। एंड मेंडल, जिसको हम आज फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उनका वर्क 34 इयर्स तक अननोटिस रहा। दैट इज अप टू 1900 उनके वर्क को किसी ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। सो क्या रीजंस थे कि मेंडल का वर्क इतने सालों तक अननोटिस रहा? तो रीजंस को एक एक करके समझते हैं। पहला रीजन था, मतलब रीजन पर आने से पहले हम एक पॉइंट को समझ लें कि मेंडल का वर्क स्टार्ट हुआ 1856 में और इनका वर्क ओवर हो चुका था 1863 में। 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश हो चुका था। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें क्रोमोसोम्स वर नॉट डिस्कवर्ड, मियोसिस वॉज नॉट डिस्कवर्ड। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स क्या होती हैं, मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। एंड विदाउट नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम्स, without knowledge of genes, without knowledge of mechanism of meiosis, Mendel gave laws of inheritance. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर वो लॉज एप्लीकेबल हैं। रीजन वॉज कि मेंडल ने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। मेंडल ने अपने मैथमेटिकल लॉजिक को यूज किया था इनहेरिटेंस के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दिस वाज मेजर रीजन कि व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल इन गिविंग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विदाउट नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम्स, जीन्स, मियोसिस। अब हम वापस आते हैं। हमने ये पढ़ा कि मेंडल का वर्क 34 इयर्स तक अननोटिस्ड रहा कि क्या रीजन है। सो पहला रीजन, मेंडल ने मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस को यूज किया टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ बायोलॉजी, टू एक्सप्लेन हिज रिजल्ट्स। लेकिन उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो उनके उस मैथमेटिकल अप्रोच को जो है वो रिलेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनके उस मैथमेटिकल लॉजिक को एक्सेप्ट ही नहीं किया। दिस वाज वन रीजन कि मेंडल का वर्क उनको समझ में ही नहीं आया। सेकेंड रीजन पर आते हैं। मेंडल का वर्क 1865 में पब्लिश हुआ। मेंडल के वर्क के पब्लिश होने के 6 साल पहले
1859 में डार्विन अपनी फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पब्लिश कर चुके थे और डार्विन का ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक था ये उस टाइम का एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि डार्विन के अकॉर्डिंगली स्पीशीज रोज चेंज हो रहा है, जबकि उससे पहले तो चाहे एरिस्टोटल थे, चाहे लीनियस थे, चाहे थियोफ्रास्टस थे, वो तो सब ये मानते थे कि स्पीशीज तो चेंज होता ही नहीं है। मतलब 1859 में जो डार्विन का दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक जब पब्लिश हुआ है तो सारे बायोलॉजिस्ट वर बिजी इन स्टडिंग इवोल्यूशन। तो मेंडल के वर्क को तो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस मिला। मेंडल के वर्क को ज्यादातर साइंटिस्ट पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो सारे जो हैं वो इवोल्यूशन को स्टडी कर रहे थे और वो टाइम था जिस समय सारी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस जो है वो चेंज हो रही थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस में, दैट इज बेस ऑफ इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिस्ट ने ध्यान ही नहीं दिया कि मेंडल का कोई वर्क है हम उसको पढ़ें। थर्ड रीजन पर आते हैं, मेंडल कॉन्फिडेंट नहीं रहे अपने वर्क को लेकर। दो रीजन थे। पहला रीजन कि उनको एक प्लांट भेजा गया एंड प्लांट जो था वो हॉकवीट प्लांट भेजा गया और नागेली साइंटिस्ट, आपने प्लांट एनाटॉमी में जिनको पढ़ा, नागेली जो थे वो हॉकवीट प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो हॉकवीट प्लांट पर जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जो है उनको परफॉर्म करके देखा। तो उनको डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल 9331 रेशो जो मेंडल का आ रहा था पी प्लांट में, वो उनको हॉकवीट प्लांट में नहीं मिल रहा था। 9331 नहीं मिल रहा था, कोई और ही रेशो मिल रहा था। तो उन्होंने प्लांट को मेंडल को भेजा, तो मेंडल ने उस प्लांट पर डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करके देखा और मेंडल को भी वहां पे 9331 रेशो नहीं मिला। तो मेंडल उसी तरह से एक और प्लांट मेंडल को भेजा गया, बीन प्लांट था, कि यहाँ पर भी 9331 रेशो नहीं आ रहा जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मेंडल के सामने तीन प्लांट थे, एक पी का प्लांट जिसके ऊपर उनका वर्क था, एक हॉकवीट का प्लांट जो उनको भेजा गया था, एक बीन का प्लांट जो उनको भेजा गया था। अब तीनों प्लांट्स में डाई हाइब्रिड रेशो अलग अलग था। पी में 9331, हॉकवीट में कुछ और एंड बीन प्लांट में कुछ और। अब मेंडल को ये लगा कि शायद मेरा वर्क यूनिवर्सल नहीं है, शायद मेरा वर्क सारे प्लांट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, शायद मेरा वर्क सिर्फ पी प्लांट पर ही एप्लीकेबल है। सो मेंडल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क। क्या रीजन था कि हॉकवीट प्लांट में 9331 रेशो नहीं मिल रहा था? आप आगे पढ़ोगे, पर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे। एक्चुअल में हॉकवीट प्लांट की बड़ी सारी वेराइटीज हैं। मेंडल के पास हॉकवीट प्लांट की जिस वेराइटी को भेजा गया था उस वेराइटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ही नहीं। वहां पे सीड तो बनता था लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता था। और आप 12th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे कि कई बार प्लांट में सीड एसेक्सुअली भी बनता है। तो अगर हॉकवीट प्लांट में सीड फॉर्मेशन एसेक्सुअली हो रहा है तो 9331 रेशो तो कभी आएगा ही नहीं वहां पे। एंड बीन प्लांट में कुछ और रीजन था कि बीन प्लांट में जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब 9331 रेशो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स शो ही नहीं कर रही थी, वहां पे लिंकेज था। तो अभी आप वो लिंकेज वाला पार्ट नहीं समझ पाओगे, उसको आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी आप बस इतना याद रखो कि हॉकवीट प्लांट एंड बीन प्लांट दो ऐसे प्लांट थे जिनके ऊपर मेंडल 9331 रेशो को प्रूव नहीं कर पाए, जहां पर मेंडल जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव नहीं कर पाए थे। अब चौथे रीजन पर आते हैं। मेंडल के अकॉर्डिंगली ये जो चौथा रीजन हम पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल में
हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। उनका जो फोर्थ रीजन था उनका वर्क अननोटिस रहने का, वो ये था कि मेंडल के अकॉर्डिंग हर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल के टॉलनेस, टी प्लांट में टॉलनेस इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल के अकॉर्डिंगली हर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स एंड दीज टू फैक्टर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये फैक्टर अपने गैमीट में चला जाएगा और ये फैक्टर अपने गैमीट में चला जाएगा। लेकिन उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि चलो ये मान लेते हैं कि कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, पर हम ये नहीं मानते कि ये जो दो फैक्टर्स हैं जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये दोनों फैक्टर आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये दोनों फैक्टर्स आपस में मिक्स होते हैं, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेरिएशन अपीयर होती है। तो मेंडल ने कहा कि नहीं, हर कैरेक्टर के जो दो फैक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स कभी भी नहीं होते। ये दो फैक्टर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेग्रीगेशन हम पढ़ेंगे आगे। तो बायोलॉजिस्ट ने उनके इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन मेंडल वाज 100% श्योर कि हर कैरेक्टर के जो दो फैक्टर्स होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग हो जाते हैं और ये फैक्टर अलग गैमीट में जाता है और ये फैक्टर अलग गैमीट में जाता है और इसके बेस पर वी विल स्टडी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का। अब हम आते हैं अगले रीजन पर। मेंडल को जब बायोलॉजिस्ट ने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं कि कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, तो आप ये जो फैक्टर है ये है क्या, कहाँ पे होता है ये फैक्टर? तो फैक्टर तो हाइपोथेटिकल था, मतलब उस समय तो माइक्रोस्कोप, एडवांस माइक्रोस्कोप तो थे ही नहीं, कोई क्रोमोसोम का नहीं पता, कोई जीन का नहीं पता। तो मेंडल तो ये मान के चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल था कि हम हर कैरेक्टर को लेकर, आई कलर है तो आई कलर को लेकर हमने जो है वो एक फैक्टर अपने मदर से लिया है, एक फैक्टर हमने अपने फादर से लिया है और ये दोनों फैक्टर्स मिलकर हमारे आई कलर को बना रहे हैं। हमने शेप ऑफ नोज का एक फैक्टर मदर से रिसीव किया, एक फैक्टर हमने फादर से रिसीव किया और ये दो फैक्टर्स के इंटरेक्शन की वजह से हमारा शेप ऑफ नोज ये है। पर so factor was hypothetical and मेंडल के पास फैक्टर की एग्जिस्टेंस का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। मेंडल के पास ये फैक्टर किस चीज का बना हुआ है, क्या ये कोई लिपिड है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये फैक्टर? तो मेंडल तो फैक्टर तो हाइपोथेटिकल है, तो मेंडल फैक्टर के कंपोजिशन को नहीं बता पाए। एंड लास्ट रीजन के मेंडल ने अपने वर्क को जिस पब्लिकेशन में पब्लिश किया था उस पब्लिकेशन का सर्कुलेशन लोकल था, वो ज्यादा एरियाज में पब्लिकेशन सर्कुलेट होता ही नहीं था। सो एक बार हम इन सारे रीजंस को जो है एक बार एक एक करके दोबारा से ले लेते हैं। एक बार मेन ईयर्स को भी ले लेते हैं। आपने ये स्टडी किया 1856 से 1863 मेंडल का जो वर्क है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर रहा एंड 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश कर दिया। मेंडल का वर्क 1900 तक अननोटिस्ड रहा। 1901 में फिर दोबारा से उनका वर्क पब्लिश हुआ था जाकर, वो आप पढ़ो। तो मेंडल के वर्क के अननोटिस्ड रहने के रीजन हमने एक एक करके पढ़े। हमने पहला रीजन पढ़ा कि मेंडल ने मैथमेटिकल लॉजिक को यूज किया, लेकिन उनका मैथमेटिकल लॉजिक उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया।
नंबर 2, जिस समय मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया उससे पहले डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक पब्लिश हो चुका था। बायोलॉजिस्ट जो है वो इवोल्यूशन को स्टडी करने में बिजी थे, तो मेंडल के वर्क को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया गया। थर्ड रीजन था कि मेंडल दो प्लांट्स में 9331 रेशियो को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, या मेंडल दो प्लांट्स में जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ था उसको वो प्रूव नहीं कर पाए थे। तो मेंडल जो थे वो कॉन्फिडेंट नहीं रहे अपने वर्क को लेकर। चौथा रीजन आपने पढ़ा कि मेंडल ने जब ये बोला कि हर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स एंड गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो बायोलॉजिस्ट ने कहा हम इस चीज को नहीं मानते, हमें लगता है कि जो दो फैक्टर्स होते हैं वो मिक्स होते हैं और फिर ये न्यू जो वेरिएशंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो इसी मिक्सिंग की वजह से होती है। तो मेंडल ने कहा नहीं, दो फैक्टर सेग्रीगेट होते ही होते हैं। अगला रीजन था कि मेंडल के पास फैक्टर की एग्जिस्टेंस का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। मेंडल के पास फैक्टर की कंपोजिशन का कोई पता नहीं था मेंडल को, एंड मेंडल ने अपने वर्क को जिस पब्लिकेशन में पब्लिश किया था उस पब्लिकेशन का सर्कुलेशन क्या था, बहुत ही कम था, लिमिटेड था। ठीक है, तो इतना पार्ट हम पहले लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, पहला देखो, born in Cilician village Henzendorf, Austria. Born in Cilician village Henzendorf, Austria. आगे, he joined Augustinian monastery of Saint Thomas at Brunn, Austria. He joined Augustinian monastery of Saint Thomas at Brunn, Austria. Augustinian monastery of Saint Thomas at Brunn, Austria. Next point. In 1851, circle 1851, comma, he went to University of Vienna. He went to University of Vienna to study physics, math and botany. Physics, math and botany. अगला point. In 1854, he came back to monastery. He came back to monastery and worked as science teacher. Worked as science teacher. Next point. In 1856,
Circle 1856. He started experiments on hybridization in tea plants growing in his monastery. Started hybridization experiment in tea plants growing in his monastery. Next point. He worked on hybridization experiments. He worked on hybridization experiments for 7 years. For सर्कल करो 7 years ब्रैकेट में 1856 to 1863. 1856 to 1863. Next point. He worked on 7 pairs of tea varieties. 7 pairs of tea varieties ब्रैकेट में 14 varieties. 14 varieties. अंडरलाइन 7 pairs या फिर 14 varieties. अगला पॉइंट. He published his work. He published his work in 1865. In 1865. सर्कल करो 1865. अगली लाइन में work was published in publication. Work was published in publication known as annual proceedings of Brunn Natural Science Society. Annual proceedings of Brunn Natural Science Society. Name of publication: Annual Proceedings of Brunn Natural Science Society. Next point. His work was published under name of Experiments on Plant Hybridization. Experiments on Plant Hybridization. सर्कल करो Experiments on Plant Hybridization. 2 लाइन छोड़ो, के बाद लिखो. Mendel's work remained unnoticed till 1900. Circle 1900 due to following reasons. Due to following reasons. Circle following reasons. एक लाइन छोड़ के फर्स्ट रीजन नंबर वन Mendel used mathematical logic. Mendel used mathematical logic and
statistical methods and statistical methods to explain laws of biology, to explain laws of biology and to analyze his results and to analyze his results. But this was not accepted by biologists. This was not accepted by biologists. एक लाइन छोड़ो. Second reason, biologists minds were preoccupied by Darwin's theory of evolution, मैं continue करो. Darwin published his famous book Origin of Species. Circle Origin of Species in 1859. This book had great impact. This book had great impact on taxonomy. पूरी लाइन को सर्कल करो. This book had great impact on taxonomy. Third reason, Mendel was not confident. About his work because he failed to prove independent assortment. That is 9:3:1, 9:3:1 ratio, 9:3:1 ratio on hawkweed plant, bracket में Heratium, scientific name Heratium. इसी पॉइंट में कंटिन्यू करो. He also failed to prove independent assortment. In bean plant. Circle bean plant. Reason number 4 पे आ जाओ. Reason number 4. According to Mendel,
according to Mendel, comma, each character is controlled by two factors. These two factors of a character separate from each other during gamete formation. This was not accepted by biologists. According to biologists, if there is no mixing of factors of a character, then how variations are appearing during sexual reproduction. आगे अगला रीजन, नेक्स्ट रीजन, Mendel could not provide physical proof for existence of factors. अगला रीजन, Mendel could not provide composition of factors. आगे लास्ट रीजन, circulation of publication was less. ओके, तो यहाँ पर जो है हमने रीजंस को स्टडी किया और अगले पार्ट में आप स्टडी करोगे कि मेंडल का वर्क 1901 में जो है वो रीडिस्कवर हुआ। कौन कौन से साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया।